Hey everyone, welcome to an interesting channel Education with Excitement। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 वसंत का पार्ट नंबर 2 बचपन। तो जो इसमें लेखिका हैं वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। ये तो बहुत दिन की बात हो चुकी है, तो शायद हमारी दादी तो नहीं भी पर दादी से भी बड़ी हो सकती है ये। इस तरह आगे पढ़ते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। ऑब्वियसली वो जब बड़ी हो गई हैं तो उम्र में तो सयाना सा महसूस करेंगी ही, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो यहाँ पर वो उनको पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद था, लेकिन अब वो सफ़ेद पहनने का उनका मन करता है और वो गहरे कलर नहीं पहनना चाहती हैं, वो हल्के रंग पहनना चाहती हैं। और वो पहले फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगे पहनती थी, लेकिन अब वो क्या पहनना चाहती हैं? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ़्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो यहाँ पर वो अपने कपड़े के बारे में बता रही हैं फ़्रॉक में, और वो अपने सारे कपड़े के बारे में बता रही हैं। मुझे अपने मोज़े और स्कॉटिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि जो उनके सॉक्स थे वो खुद धोते थे, वो नौकर को धोने के लिए उनको नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके यहाँ पर उसके लिए मना था, ये सब चीज़ों का मना था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। वो तो होगा ही। आज हम कैसे हैं और पहले के लोग कैसे थे। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यानी कि हर सैटरडे को ऑलिव ऑयल पीते थे या फिर कैस्टर ऑयल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, क्योंकि जब वो पी लेते थे सुबह से तो उनको उसकी स्मेल आती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब वो बता रही हैं कि अगर हम वो ऑयल ना भी पीते तब भी हम आज सेहत से ठीक रहते। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। ये तो बात है सही, क्योंकि पहले कैसे लोग रहते थे लेकिन आज हम कैसे रहते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनोड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको
रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। मतलब वो यहाँ पर बता रही हैं कि पहले तो लेमनोड बिमटो ये सब मिलता था, लेकिन आज क्या मिलता है यहाँ? पेटीज़, समोसा, कचौड़ी ये सब मिलता है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। मतलब वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट ख़रीदती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट कॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। मतलब वो बता रही हैं कि उन्हें शिमला की काफ़ल के जो काफ़ल होते हैं वो भी याद आते थे। वो खट्टे मीठे होते थे, कुछ लाल होते थे, कुछ गुलाबी होते थे, और वहाँ की उन्हें रस भरी कसमल, जब वो इन चीज़ों के बारे में सोचती हैं तो उनके मुँह में पानी आ जाता है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। मतलब वो बता रही हैं कि जो वहाँ के चने होते थे और अनारदाने का चूरन होता था, उनको वो भी बहुत पसंद था। और वो उन्होंने एक गाना भी बताया है, एक फ़िल्म का गाना होता है चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो उस टाइम पर ये गाना हर बच्चे को आता था, हर स्कूल के बच्चे को ये वाला गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही ले रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। मतलब उन्होंने घोड़ों की सवारी जो करते थे वो हर बच्चे को कभी न कभी सवारी करने का मौका मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घाटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो वो शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे देखते और सामने जाखू का पहाड़ देखते, और चर्च था वहाँ पर, तो उनकी जो चर्च की जो घंटियाँ थीं वो बजती रहती थी और उनकी जो आवाज़ थी वो दूर दूर तक गूंजती थी। और उनको इससे लगता था कि जैसे यीशु खुद यहाँ कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों को चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटेन की छत वाले स्टेशन, और सामने सिग्नल दे खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखकर बाहर दौड़ते। मतलब जो रफ्तार वाली गाड़ी होती थी वो हवाई जहाज़ जो होते थे, तो उनको जब उनकी आवाज़ आती थी बच्चों को, तो वो भी देखने के लिए बाहर जाते थे।
देखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। मतलब वो बता रही हैं कि जो गाड़ी के सामने मॉडल वाली दुकान के जो सामने एक दुकान थी जो वो कभी नहीं भूलती थी, क्योंकि उनका पहला चश्मा बना था और वो जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। जैसे आज भी लोग कह देते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में जब हमारे चश्मा लगता है तो हमें थोड़ा अजीब सा दिखता है, लेकिन फिर बाद में वो सही हो जाता है। तो फिर उनको छोटे या बड़े देखकर उनको कहते थे कि आँखों में कुछ तकलीफ़ है, कुछ परेशानी है। इस उम्र में ऐनक, जैसे आज भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के ही चश्मे लग जाते हैं, तो हम भी ऐसे बोलते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में चश्मा लग गया। दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब जितने देर तुम पहनोगी तो उसी टाइम तुम्हारी ऐनक उतर जाएगी, मतलब चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, क्योंकि उनकी जो नज़र थी वो ठीक नहीं हुई थी, तो उनका चश्मा भी अभी तक नहीं उतरा था। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, जैसे आज भी बच्चे छेड़ देते। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब यहाँ कहा गया है कि आँख पर चश्मा लगाने से तो दूर की दिखती थी, लेकिन उसको मतलब जो लेखिका है उनको कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि कैसी लग रही है, तो उनको उनकी जो शक्ल थी उनको बता देते थे कि सूरत बनी लंगूर की, कि लंगूर की जैसी शक्ल हो गई है। मैं सीढ़ी की मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा, शेर बुरा ना लगा। वो सोचती थी कि ये मुझे क्यों बोला जा रहा है, लेकिन उनको ये शेर बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। मतलब वो अपने आप को शीशे में देखती हैं तो कभी वो बोलती है कि हाँ मैं लग भी रही हूँ लंगूर जैसी, और नहीं भी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब भी बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जैसे हमारे आसपास भी होते हैं, जैसे हमें आदत हो जाती है उन्हें चश्मे में देखने की, लेकिन अगर वो हमारे सामने बिना चश्मे के आ जाते हैं तो हम भी उन्हें थोड़ा अजीब सा फील करते हैं। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो उनको शिमला की हर चीज़ पसंद है। और हमने देखा कि इस पूरी स्टोरी में उन्होंने जो लेखिका है, और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है और उनके चश्मा लगने तक की उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी इसमें बताई है। तो हम अब इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, हमने पढ़ा था। वो इतवार की सुबह अपने शौक़ से धोती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। अभी जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा था, अभी देखते हैं हमने यहीं पर पढ़ा था कि वो बताती हैं कि तुम्हारे बचपन में और हमारे बचपन में कितना फ़र्क होता है। यहाँ तक वो बताती हैं, जैसे यहाँ तक कि दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। और फिर मतलब वो बताती हैं कि कुछ घरों में पहले ग्रामोफोन थे, रेडियो थे, टेलीविज़न थे, लेकिन आजकल की हम देखते हैं कि कितना बदलाव आ चुका है।
पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो जैसे लेखिका ने बताया कि दिन की रोशनी को छोड़कर वो लैंप के सामने काम करती थी, और रात को जब लैंप के सामने काम करती थी उनकी वजह से उनकी जो नज़र थी वो कमज़ोर हो गई थी, तो इसलिए उनको चश्मा लग गया था। और चश्मा जब उनको लग गया था तो उनके चचेरे ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाया था, लंगूर की शक्ल। एक हमने अभी शेर पढ़ा था ना, वही वाला। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। जैसा कि हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि वो शिमला की क्या क्या चीज़ ज़्यादा उनको पसंद थी। तो फिर जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि उनको वहाँ की बहुत सी चीज़ें थी जो बहुत पसंद थी, जैसे चने जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण और बाकी बहुत ऐसी चीज़ें थी जो उनको पसंद थी। तो हमारे क्वेश्चन आंसर भी यहीं पर फिनिश हो जाते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।